नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार शर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कब होता है, उसके लिए हमको चाहिए एक एटम जो कि लीव कर सके किसी भी मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं लिविंग ग्रुप। और क्या चाहिए इसमें, एक sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन सेंटर, ये भी होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप कह सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप जो है sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन सेंटर से जब जुड़ा रहता है, उसके केस में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइड है और इसके साथ कनेक्टेड है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कह सकते हैं या ग्रुप भी कह सकते हैं, कुछ भी, एटम और ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है और ये जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड है। तो इस केस में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है जिसमें कि एक जो एटम है, एटम और ग्रुप जो है वो, सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं पहले, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो लिखा गया है उससे कंफर्म हो रहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रही है, यानी कि एक ग्रुप निकल रहा है, ग्रुप और एटम निकल रहा है और वो क्या हो रहा है, किसी और से रिप्लेस हो रहा है। इसको एक तरह से कह सकते हैं रिप्लेसमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये x है, वो जो है वो किसी दूसरे से, x रिप्लेस्ड बाई y, सपोज कहिए कि x जो है वो रिप्लेस हो रहा है y से, तो उसके केस में हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि जो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो किसी के द्वारा विड्रॉ होगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा और ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन भी निकल रहा है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप भी निकल रहे हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अब उसका हम लोग एक बेसिक एग्जांपल जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी फैमिली है, उसमें 4 लोग हैं और एक दूसरी फैमिली है, उसमें 4 लोग हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, ये 2 लोग जो हैं वो हस्बैंड हैं और वाइफ है, एक तरह से कहें, ठीक है। इन दोनों के बीच में अच्छी तालमेल है। फिर क्या होता है कि इन दोनों के बीच झगड़ा होता है और ये जो है वो निकल जाती हैं। अब ये निकल गए घर से और ये पड़ गए अकेले। जब ये अकेले पड़ जाते हैं तो फिर क्या होगा कि इनको दूसरी वाइफ चाहिए या दूसरा हमसफ़र चाहिए। तब क्या होता है कि कोई दूसरा आता है और इनके साथ जुड़ जाता है। तब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो ये पहले थे वो तो चले गए, अब क्या हो गया, दूसरा आ गया है। तो इसको हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक निकला तो दूसरा आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ कितने थे, 4 थे, तो अब 4 ही रहेंगे।
इसमें से कोई घट बढ़ नहीं रहा है। इस केस में क्या है, दूसरा परिवार है उसकी बात हम कर रहे हैं, ये हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ, दूसरा कोई आदमी था, इसने क्या किया है कि इनके माता पिता को भड़का दिया किसके बारे में, कि बहुत ये इसकी जो वाइफ है वो अच्छी नहीं है, मतलब नेचर अच्छा नहीं है। तब इन्होंने क्या किया कि इसको बोला कि तुम अपनी वाइफ को भगा दो। तो इन्होंने बोला कि हम अपनी वाइफ को नहीं भगाएंगे, हम उसके साथ ही रहेंगे। तब इन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुम जाओ और अपने साथ में रहो। तो अब क्या हुआ कि इनके चलते इनको क्या हुआ, मतलब कि बढ़ा चढ़ करके क्या किया कि इन दोनों को निकाल दिए। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है एलिमिनेशन, ठीक है। दोनों केस में देखिए, इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो सेम ही थे, इसमें क्या हो गए, घट गए हैं। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे sp3 हाइब्रिड कार्बन था तो रिएक्शन के बाद भी आफ्टर रिएक्शन ये sp3 ही रहेगा। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है कि पहले अगर sp3 था, बाद में क्या हो जाएगा sp2, यानी कि उसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएंगे। ये ऐसे होता है। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूशन का एक बेसिक एग्जांपल जो हमारे लाइफ रिलेटेड है, और ये है एलिमिनेशन का एक एग्जांपल, ठीक है। अब देखते हैं कि कब एलिमिनेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा। उसके लिए हमने एक छोटा सा मॉलिक्यूल ले लिया, डायग्रामेटिक मॉलिक्यूल ले लिया है, ठीक है। अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि ये इसको रिप्लेस करके कोई दूसरा आ रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, और अगर ये प्रोटॉन निकला इसके साथ में और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना तो हम लोग उसको एलिमिनेशन कर रहे हैं। तो कब एलिमिनेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। देखिए, उसके बारे में अगर बात करना है इन दोनों के बारे में, तो पहले हमको जानना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और बेस क्या होता है। ये दोनों के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, फिर आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है। डिफरेंस यही है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और बेस है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अंतर बस यही है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक करता है कहाँ पे, ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और जो बेस है वो अटैक करता है प्रोटॉन, वो अटैक करेगा प्रोटॉन पे। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक काइनेटिक टर्म है, काइनेटिक टर्म, और बेस जो है वो थर्मोडायनामिक टर्म है, ठीक है। दो चीज़ें देख लिए कि ये इलेक्ट्रॉन रिच दोनों थे, ये जो है वो अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, और ये अटैक करता है प्रोटॉन पे। ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है, और ये जो है वो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट ना करके वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है उस पर वो अटैक करता है। तीसरा है जो न्यूक्लियोफाइल है वो जनरली फेवर करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, और बेस जो फेवर करता है एलिमिनेशन को। ठीक है, तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और कुछ पॉइंट्स है इन दोनों के बारे में कि ऑल द न्यूक्लियोफाइल्स आर जनरली बेस, but
all the bases are not always a न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जनरली सारे न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेस की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन सारे बेस जो है वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं काम करते हैं। अब जैसे इसी के लिए हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं OH माइनस और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, मान लीजिए पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। ठीक है, तो ये OH माइनस जो है वो दोनों की तरह काम करेगा, बेस और न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये बस बेस की तरह का करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं। ठीक है, तो ऑल द बेसेस आर नॉट always nucleophile, but all the nucleophiles are generally a base. तो अभी तक यहाँ क्लियर है, तो हम आगे बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं। पहला ये कि अगर सब्स्टिट्यूट इसको करना है तो क्या करेंगे, दो तरह के हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। पहला ये कि ये इसी को डायरेक्ट इसको हटा दें, और दूसरा ये कि पहले ये हट जाए और बना दे यहाँ पे कार्बोकेटाइन, और उसके बाद में ये Y अटैक करके यहाँ पे जुड़ जाए। ठीक है, दो तरीके के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं। पहला ये कि ये डायरेक्ट इस पर अटैक करे और इसको निकाल दे, और दूसरा है कि इसको पहले निकाल दे और उसके बाद में अपने से जुड़ जाए। या ये कह रहे हैं कि इसको पहले हम लोग घर से निकाल देते हैं, अब ये क्या हो गया, खाली हो गया, तब जो पोजीशन खाली थी अब उसको दूसरा को यहाँ पे आके भर दिया। या इसको क्या किया कि जब ये इसकी लाइफ में आया तो इसको निकाल दिया, डायरेक्ट निकाल दिया, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऐसे हो। दो तरह के रिप्लेसमेंट होते हैं, एक रिप्लेसमेंट है SN1, आगे हम लोग बताते हैं, और एक रिप्लेसमेंट है SN2। SN1 और SN2 का मतलब क्या है, तो S जो है वो बताता है सब्स्टिट्यूशन को, और यहाँ पे N बताता है न्यूक्लियोफिलिक, और 1 जो है वो बताता है यूनिमोलिकुलर। क्यों यूनिमोलिकुलर है वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक वैसे यहाँ पे S जो है वो सब्स्टिट्यूशन बताता है, N न्यूक्लियोफिलिक बताता है, और 2 जो है वो दिखाता है बायोमोलिकुलर। ठीक है, 2 रिप्रेजेंट करता है बायोमोलिकुलर रिएक्शंस को, और 1 रिप्रेजेंट करता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बायोमोलिकुलर रिएक्शंस का। SN2, ठीक है, SN2 को जानने से पहले हमको ये जानना है कि कौन कौन से फैक्टर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फ्लक्चुएट कराते हैं। फैक्टर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अल्टर कर सकते हैं। तो पहला होता है स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्यों?
वही हम लोग बात किए थे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं या ग्रुप है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जनरली हम लोग यूज़ किए एल्काइल हाइड्राइड के लिए। और दूसरा है इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, किस तरह का हम लोग सॉल्वेंट यूज किए रिएक्शन मीडियम में। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हाइड्राइड्स है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, और चौथा है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये चार फैक्टर जो है वो बताते हैं कि किस यदि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस रेट से होगा या फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, इन सब चार चीज़ों के बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब बायोमोलिकुलर का मतलब हो गया कि जिसमें दो मॉलिक्यूलरिटी हो, दैट मीन्स कि दो मॉलिक्यूल पे रेट जो है वो दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, सिंपल देखते हैं, ये हो गया मिथाइल ब्रोमाइड और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में, तो बनता है मिथेनॉल। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन से, तो बनता है मिथेनॉल। तो इसका हम लोग देख रहे हैं कि अगर SN2 हो रहा है, SN2 हो रहा है, तब SN2 कब होगा? जब बायोमोलिकुलर होगा। दैट मीन्स ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बायोमोलिकुलर्स में आ जाएंगे। दैट मीन्स दो रेट जो है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पे। रिएक्टेंट कौन सा है? मिथाइल ब्रोमाइड है, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो OH- है। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कि OH- जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमाइड आयन जो है वो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, और ये जो वो रिएक्टिंग पार्टनर, रिएक्टिंग सबस्ट्रेट है। तो रेट अगर डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल पे, तब क्या होगा? ये बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होंगे। लेकिन अगर रेट जो है वो बस एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तब उस केस में क्या होगा? तभी हो जाएगा SN1, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे उसका करते हैं। तो अब फिलहाल हम लोग देखना है हम लोग को SN2 टाइप के रिएक्शंस। ठीक है, तो रेट जो है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल पे, तब क्या होगा? SN2। मतलब ये कि अगर हम लोग इसका कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो उसका रेट जो है वो डबल हो जाएगा, या इसका कंसंट्रेशन डबल करते हैं तब भी रेट डबल हो गया। क्योंकि मतलब जो रेट है वो इन्हीं दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। एक घटेगा तब भी बढ़ेगा रेट, या दोनों बढ़ेंगे तब भी रेट बढ़ेगा, या एक बटा घटा और दूसरा एक, मतलब एक कांस्टेंट है कि दूसरे बढ़ा दिए तभी रेट बढ़ जाएगा। मतलब कि जो है वो रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफिल दोनों पे डिपेंड करता है रेट, तब उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस। इसके लिए कि क्या ये रिएक्शन SN2 है कि नहीं है, उसके लिए कुछ एविडेंस हैं। जो एविडेंस है वो दिए गए हैं दो साइंटिस्ट के द्वारा। एक का नाम है हग्स और दूसरे हैं इनगोल्ड। ये दो साइंटिस्ट ने एविडेंस दिया कि किस टाइप के रिएक्शंस बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे।
तो उसको इसके लिए इन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये देखा, इसको मिटा देते हैं आगे। उन्होंने पहला एविडेंस देखा ये कि अगर रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल है, उन दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो क्या हो रहा था कि उस टाइम रेट भी जो है वो बढ़ जा रहा था। कहने का मतलब ये कि अगर इन दोनों में से किसी एक का भी कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ा रहे थे तो रेट इसका जो है बढ़ जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, ना कि केवल एक पे। क्योंकि अगर एक बढ़ता तो रेट बढ़ता, ठीक है, लेकिन अगर ये भी बढ़ रहा है तब भी रेट बढ़ रहा है, उसका तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है रेट, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये देखा कि अगर ये मिथाइल था, अब मिथाइल की जगह पे इन्होंने एथाइल ले लिया या प्रोपाइल ले लिया, तब इनका रेट जो था वो घट गया। सब्स्टिट्यूशन जब इसका बढ़ा, इंक्रीज किए, तब रेट क्या हो गया, घट गया, ठीक है। दो चीज़ें देखिए, एक तो दोनों कंसंट्रेशन बढ़ाए तो रेट बढ़ गया, मतलब ये कि बायोमोलिकुलर टाइप का रिएक्शन है, इसलिए दोनों को बढ़ाने पे रेट जो है वो बढ़ जाता है। और दूसरा इन्होंने देखा कि अगर हमने इसका जो ब्रांचिंग है या सब्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे मेथाइल था एथाइल हो गया, फिर प्रोपाइल हो गया, तो क्या हो गया, रेट इसका घट गया। तीसरा इन्होंने ये देखा जो प्रोडक्ट था ऑब्टेन एज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, मतलब है कि जो प्रोडक्ट मिला था वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा। कहने का मतलब है कि अगर कोई कारल कंपाउंड है जिसका कन्फर्मेशन सपोज करिए R है और रिएक्शन के बाद क्या हो गया, कन्फर्मेशन उसका हो गया S, तो R से क्या हो गया S, मतलब कि इसका जो कन्फर्मेशन था वो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, इन्वर्टेड कन्फिगरेशन था वो क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो 3 एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिले जिसकी बेसिस पर ये कहा गया कि ये जो है वो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें हो रहा है वो है बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें जो है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। और तीसरा जो है वो अगर हम लोग उसका चेन बढ़ा रहे हैं या उसका सब्स्टिट्यूशन और बढ़ा रहे हैं तो उसका रेट जो है वो घट जा रहा है। अब तीनों के लिए क्या एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले तो ये कंफर्म हो गया कि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ा है तो रेट बढ़ गया D2, और ये रिएक्टेंट का बढ़ा है तब भी बढ़ गया, तो इससे डिसाइड होता है कि ये बायोमोलिकुलर टाइप का रिएक्शन है जिसका ऑर्डर जो है वो 2 है। अब इस केस में देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन बढ़ाने से रेट कैसे घट गया है, क्या जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका यील्ड कैसे घट रहा है। तो देखते हैं कि जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का, वो अगर अटैक किसी स्मॉल मॉलिक्यूल पे होता है तो ये इजीली अटैक करेगा और इजीली निकाल देगा, ठीक है। लेकिन यही न्यूक्लियोफाइल, सेम न्यूक्लियोफाइल और किसी बड़े मॉलिक्यूल पे अटैक करता है तो ये क्या करते हैं कि अब इसका एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो जो है वो इसके कंपेयर में काफ़ी छोटा है, और इसकी जो जाल है, जाल कहें या केज कहें, इसको वो भेद नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पे छोटा था तो क्राउडिंग बहुत कम थी, यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, मतलब ये कि यहाँ पे हिंड्रेंस कम था तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया। तो हिंड्रेंस बढ़ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक इस पर अच्छे से नहीं कर पा रहे, जिसके चलते क्या हो गया है, रेट जो है वो घट जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, जिसमें कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है उसमें ये हो रहा था कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट तभी मिलेगा जब वो बैक साइड से कोई एंट्री करेगा। जैसे मान लीजिए
कि छाता है कोई, ठीक है, तो छाता मान लीजिए जब खोलते हैं तो उसका फेस जो है वो अंदर की तरफ रहता है। फिर जब हवा लगता है तो क्या होता है कि छाते का जो फेस अंदर की तरफ था अब वो क्या चला जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये छाता है और ऐसे रहता है, हवा लगती है तो फिर क्या आ जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है, मतलब कि ये पहले सीधा का था तो अब ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो यही यहाँ पे होता है। कैसे, वो देखते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ मिला कि प्रोडक्ट जो था इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्टेड कब मिलेगा, जब उसका जो है अटैक होगा वो बैक साइड से होगा। उसको हम लोग देखते हैं एक डायग्राम से। ये दोनों तो क्लियर है, इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। सपोज करिए ये सेंटर था, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और यहाँ पे ग्रुप लगा है X, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे और इसको हम लोग मान लीजिए दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर यहाँ से अटैक हो रहा है बैक साइड से, जब बैक साइड से अटैक होगा तो जब ये अप्रोच करता है इसके साइड में, ठीक है। एक चीज़ हम बताना भूल गए हैं कि जो SN2 टाइप का रिएक्शन है उसमें कोई भी 2 इंटरमीडिएट नहीं उसमें साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, मतलब लिविंग ग्रुप और इंटरिंग ग्रुप और जो है वो साथ साथ होते हैं। लिविंग ग्रुप निकलता है, उसके साथ ही में वो इंटरिंग ग्रुप या न्यूक्लियोफाइल इंटर करता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग हैं कि जब ये अप्रोच करता है इससे, जैसे मान लीजिए ऐसे था और ये ऐसे था, यहाँ पे ग्रुप लगा है। जब अप्रोच करता है यहाँ से वाई, जब यहाँ पे कनेक्ट होता है तब जो इंटरमीडिएट वो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो बनता है ऐसा, ठीक है। फिर जब ये ट्रांजिशन स्टेट आगे बढ़ता है तब क्या होता है कि वाई यहाँ पे जुड़ गया और ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि यहाँ पे अब ये पहले ऐसा था, अब जब वाई कनेक्ट हुआ तब ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया। ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो बैक साइड से जब अटैक करेगा तभी तो इसका इन्वर्जन होगा। अगर बैक साइड से अटैक नहीं करता, इधर से अटैक करता इस साइड से, तब कैसा बनता, ऐसा ही बनता, इन्वर्जन होता ही नहीं। तो इन्वर्जन तभी पॉसिबल है जब वो बैक साइड से अटैक करे, ठीक है। अब ये तीनों एविडेंस बता दिए कि क्या एविडेंस थे जिसके बेसिस पे बताया गया कि जो SN2 टाइप का रिएक्शन उसमें क्या क्या फैक्टर इसमें वो दिखाते हैं कि इसका रेट कब बढ़ेगा कब घटेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द SN2, फैक्टर अफेक्टिंग द SN2 रिएक्शन। उसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। दूसरा हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तीसरा देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट, या इसको कहें एल्किल हैलाइड एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। और चौथा हो जाएगा
इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग SN1 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप जनरली हमने बात किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, हैलोजेंस हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हैलोजेंस है। ठीक है, तो कौन गुड लिविंग ग्रुप हो, कौन बैड लिविंग ग्रुप हो, आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो लिविंग ग्रुप होगा वो अगर वीक बेस है तो गुड लिविंग ग्रुप होगा। मतलब जो वीक बेस रहेगा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। वीक बेस कैसे गुड लिविंग ग्रुप होगा? जो वीक बेस रहेगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो क्या होता है कि जो अट्रैक्शन है कार्बन और हेलोस के, अगर ये जो है वीक बेस है या वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा कि इसका और इसका कनेक्शन जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, जिसके चलते क्या होगा कि ये ईजिली यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो जो वीक बेस होंगे वो गुड लिविंग ग्रुप में आएंगे। वीक बेस जो है वो गुड लिविंग ग्रुप में आएंगे। कौन कौन से बेसेज हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन्स का आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड के केस में देखते हैं इसमें से कौन गुड लिविंग ग्रुप है और कौन बैड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिसिटी देखेंगे तो आता है बेसिसिटी ऑर्डर किसका आता है ज़्यादातर, ज़्यादा बेसिसिटी का आएगा सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इनका एसिडिटी ऑर्डर जो होता है वो होता है जी, एसिडिटी ऑर्डर होता है HI, HBr, HCl और HF। सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है HI होता है। तो इसका जस्ट उल्टा सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? F माइनस। और सबसे कम बेसिक कौन होगा? I माइनस। ठीक है, एसिडिटी जो एसिड है उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो उसी के प्रोपोर्शन में वीक होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा? वीक बेस होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके कंपेयर में तो इसका जो कंजुगेट बेस है वो होगा वीक बेस। कहने का मतलब ये कि बेसिसिटी ऑर्डर इसकी ये है। ठीक है, तो इसकी लिविंग ग्रुप ऑर्डर क्या होगा? वही होगा, ये है बेसिसिटी ऑर्डर, तो इसका लिविंग ग्रुप ऑर्डर होगा जस्ट उल्टा। ये इसका लिविंग ग्रुप ऑर्डर करने का मतलब आई जो है वो गुड लिविंग ग्रुप हो गया, वो फ्लोराइड जो है वो बैड लिविंग ग्रुप हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग जो इसका हैलाइड होगा वो कैसे दिखाएगा? ऐसे इसमें ये कहेंगे कि किसमें सबसे फास्ट SN2 टाइप का रिएक्शन होगा, तो उसका आंसर होगा एल्काइल आयोडाइड में सबसे फास्ट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 टाइप का रिएक्शंस होगा, क्योंकि I माइनस जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू F माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि कौन बैड वीक बेस जो है वो ऑलवेज वीक बेस जो है वो गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो सबसे ज़्यादा वीक होगा वो सबसे अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा, और जो सबसे मतलब ख़राब मतलब वीक बेस होगा वो बैड लिविंग ग्रुप की तरह आम होगा। जैसे मान लीजिए F माइनस जो है वो I माइनस के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये जो है वो वीक लिविंग ग्रुप हो गया, बैड लिविंग ग्रुप हो गया कंपेयर टू I माइनस। तो यहाँ से ये पता चलेगा। दूसरा है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसको मिटा देते हैं। दूसरा है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए SN2 के केस में हमेशा गुड
न्यूक्लियोफाइल लेंगे, गुड न्यूक्लियोफाइल कहें या गुड बेस, हमेशा गुड न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। अब गुड न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन आएगा तो उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है CH3 CH2 माइनस, CH3 माइनस कार्बन NH2 माइनस, OH माइनस और फ्लोराइड माइनस, 4 हमारे पास बेस है या ये कहें कि न्यूक्लियोफाइल है। और इसमें देखना है कि कौन सा कंपेरेटिवली गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो गुड न्यूक्लियोफाइल अगर रहेगा तो उसका जो SN2 टाइप रिएक्शन है वो हाई रहेगा, और जो बैड न्यूक्लियोफाइल रहेगा उसका जो SN2 टाइप का रिएक्शन वो लो रहेगा। तो इसमें से देखते हैं कि सीरीज में वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो होता ये है कि उसका बेसिक ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर जो वो घट जाता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये कि इन चारों में सबसे गुड न्यूक्लियोफाइल जो है वो CH3 माइनस हो गया, उसके बाद जो है वो NH2 माइनस हो गया, फिर OH माइनस हो गया और सबसे लास्ट में आ गया F माइनस। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन है, मान लीजिए कि यही, और इसका 4 तरह का रिएक्शन दिया गया है, 4 न्यूक्लियोफाइल से, एक तो ये सब सारे न्यूक्लियोफाइल, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अच्छे से SN2 टाइप का रिएक्शन, तो आंसर होगा CH3 माइनस। अगर ऐसे दी हैं तो CH3 माइनस इसमें, क्योंकि ये जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल है और अटैक करेगा इसमें और इसको यहाँ से निकालेगा, क्योंकि ये गुड न्यूक्लियोफाइल है और इसका जो अटैक होगा वो ईजिली होगा और इसका रेट को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट को बढ़ा देगा। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी जो हम लोग देख लिए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो उसकी घट रही है एनायंस की। स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एल्किल हैलाइड, हम तीसरे पे हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो SN2 टाइप का रिएक्शन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है बैक साइड से। ठीक है, अभी हम लोग पीछे बात किए कि अगर हिंड्रेंस ज़्यादा रहेगा तो इजीली अटैक नहीं करेगा बैक साइड से, तो हिंडर ज़्यादा है तो इजीली अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर 4 तरह के एल्किल हैलाइड्स हैं, जैसे मान लीजिए कि टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है और ये है, मान लीजिए ये, ठीक है, टर्शरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड है, प्राइमरी है और मेथाइल हैलाइड है। तो इस केस में देखेंगे कि कौन सा SN2 रिएक्शन फास्ट देगा, तो आंसर होगा सेकेंड प्राइमरी, वो मेथाइल हैलाइड। ये ऑर्डर हो गया SN2 टाइप के रिएक्शंस के। क्यों? क्योंकि ये टर्शरी जो हैलाइड्स होगा वो क्या होगा, बल्कियर्स होंगे, हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, जिसमें कि बैक साइड से अटैक जो है उसका वो कम होगा, जबकि इसके केस में जो है वो ये छोटा है, इसलिए इस बैक साइड से अटैक ईजिली होगा और ये फास्ट SN2 टाइप का रिएक्शन देगा। तो हमने देखा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट अभी हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट कई तरह के होते हैं, एक तो होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर में भी 2 पार्ट हैं, एक होता है अप्रोटिक, एक होता है प्रोटिक। पोलर मतलब जिसमें कि डाइपोल मोमेंट्स होता है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ज़्यादा होता है। और उसी पोलर में 2 पार्ट हैं, अप्रोटिक और अप्रोटिक। इसका मतलब ये है कि जो हेटेरोटर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है। तो इस तरह का जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग कहेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट। और अप्रोटिक में कौन आएगा, जिसके पास में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, जिसके पास में हाइड्रोजन नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए DMSO,
या फार्मामाइड, डाइमेथाइल फार्मामाइड। इसमें देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन नहीं है और इसमें सल्फ ऑक्सीजन के साथ में भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो सॉल्वेंट है वाटर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग वाटर देखते हैं। वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है और DMSO भी पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन वाटर जो है वो प्रोटिक सॉल्वेंट है और DMSO DMF जो है वो अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्वेंट्स का इस रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग देखते हैं हम लोग सबसे पहले प्रोटिक सॉल्वेंट का। जैसे मान लीजिए वाटर, ठीक है, और हमने ले लिया न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच रहता है। प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अगर छोटा है तो उसका सॉल्वेशन ज़्यादा होता है, छोटा है और उसका पोलर सॉल्वेंट में डाला गया है सॉल्वेशन उसका ज़्यादा होता है, इंक्रीज कर जाता है। सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, इसके चारों तरफ में वाटर मॉलिक्यूल या पोलर जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल वो चारों तरफ में इसके घेरे रहेंगे। तब जब घेरे रहेंगे तब इसका जो अटैक जो इस पे है वो कम होगा। मान लीजिए कि वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लिए हैं, तो जब घेरे रहेंगे तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो घट जाती है। घट कैसे जाती है कि ये जो माइनस होगा या नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच वो जो है काउंटर हो जाएगा इस H के साथ में। जैसे मान लीजिए Y- है तो H को इंटरेक्ट करेगा और H ले लेगा, तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो घट जाएगी इस सॉल्यूशन के चलते। तो सॉल्वेंट जो है वो इसके चारों तरफ एक समझ लीजिए कि केज बनाएगा जिससे कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो घट जाएगी और इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो जो पोलर सॉल्वेंट्स है वो क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को। जब पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो उसके केस में रिवर्स होता है। क्या रिवर्स है, बेस अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो पोलर सॉल्वेंट में क्या करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल देगा। स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे उस केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, किस में, पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस है मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है तो पोलर सॉल्वेंट के उसके केज के चलते वो वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड हो जाता है पोलर सॉल्वेंट के केस में। पोलर सॉल्वेंट के केस में स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। वही हम लोग अगर ले रहे हैं अप्रोटिक पोलर, देखिए यहाँ पे हम लोग पोलर ही लेंगे दोनों के लिए, SN1 वो उसके लिए भी SN1 के लिए भी और SN2 के लिए हमेशा इसमें पोलर सॉल्वेंट ही लेंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ही लेंगे। अप्रोटिक इसमें लेंगे उसमें पोलर लेंगे। ठीक है, अप्रोटिक क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो जनरली एनायंस होते हैं, तो एनायंस के लिए हम लोग पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें पोलरिटी रहती है इसके लिए हम लोग पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। तो SN2 टाइप के रिएक्शंस के लिए हमेशा फेवरेबल जो सॉल्वेंट है वो होता है अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इस सॉल्वेंट के चलते घटती नहीं है, जबकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट रहता है उसके चलते इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है। ठीक है, तो जो पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो इसका SN2 टाइप का रिएक्शन का रेट जो है घट जाएगा। अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो इसकी जो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने 4 फैक्टर्स देखे जो कि SN2 टाइप के रिएक्शंस को अल्टर्स करते हैं। अगली बार हम लोग बात करेंगे SN1 टाइप के रिएक्शन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।